ओके दोस्तों, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी वैसे रोटेशंस जहां पर हमारा एक हिंज हो या फिर कहां से कहीं से कुछ लगा हुआ हो, तो उन सारे केसेस पे जो रोटेशन है उनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखो, हमें जो टॉर्क इक्वेशंस है, जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एनर्जीज है, वो सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन के ऊपर भी पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ, अगर हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस है तो इन दैट केस हमेशा एक बात पे ध्यान रखना, और वो ये है, ऑल एनालिसिस टू बी डन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसी पॉइंट के अबाउट हम पूरा गेम को एनालाइज करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेल्प हमें कौन कौन करेगा? यहां पर हमें हेल्प करेगा फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारे एनालिसिस जो है वो हमें अलग से करनी पड़ेगी, और इनके हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक सिंपल क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या बोला, कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को निकालते हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मान लो हमारे पास एक पुली है, हमारे पास एक पुली है, राइट। ये वाले पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और इसका रेडियस है R। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, रेडियस है R। नाउ, ये वाले पुली के दोनों एंड से दो मास लटका हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, यहां पर मास है M1, यहां पर मास है M2। ठीक है, यहां पर पुली जो है वो हमारा रफ है, यहां पर पुली जो है वो रफ है, और रोप इज थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग। जो भी हमारा थ्रेड या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इसको स्लिप कहीं पर नहीं कर रहा है, सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। जो हमारा मास है M2, M2 इज ग्रेटर देन M1। जो मास M2 है वो हमारा M1 से ज्यादा है। ठीक है, नाउ ये दोनों इनिशियली हमारा सेम हाइट पे था, तो कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, calculate acceleration of the blocks when M1 goes up, so when it is released, पहला तो ये। also calculate velocities of the block, velocities of the blocks when M2
comes down by height h। जब हमारा m2 h हाइट से नीचे आ जाएगा उस टाइम पे हमारे ब्लॉक्स के वेलोसिटीज कितने होंगे वो चीज हमारा एनालाइज करना है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल जहां पे हमारा पुली में फ्रिक्शन है ऑफ अ सिंपल अर्थवुड मशीन। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़े थे, वी स्टार्टेड विद द केस व्हेन द पुली वाज लाइट एंड द पुली वाज स्मूथ। फ्रिक्शन में एक प्रोफाइल मैंने करवाया जहां पर पुली हमारा लाइट है बट पुली के बीच में फ्रिक्शन है, धागा हमारा स्लिप करते हुए जा रहा है। और ये लास्ट केस अब हम करेंगे जहां पर स्लिपिंग जो है वो हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर जो स्लिपिंग है वो हमारी नहीं हो रही है बट हमारा पुली जो है वो हमारा हेवी है। ठीक है, अच्छा ये वाले पे अगर मैं फोर्स एनालाइज करूं तो M1 वाले पे जो टेंशन एक्ट कर रहा है मान लो वो है T1 और M2 पर जो टेंशन एक्ट कर रहा है वो होगा T2। अच्छा, T1 और T2 डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहां पर पुली को इसको घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, और पुली हमारा क्योंकि लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाले पुली के गोल घूमने के लिए हमारे एक टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। और ऐसा भी सोच सकते हो T2 जो है वो T1 के साथ साथ इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस स्टैटिक फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम कर रहा है। तो T2 जो होगा वो डेफिनेटली हमारा T1 से तो बड़ा होगा ही होगा, राइट। तो अगर मैं दोनों ब्लॉक्स और पुली का डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पे लग रहा है T1, यहां पे लग रहा है M1G, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड है मान लो A, M2 हेवी है तो M2 नीचे जाएगा, M1 डेफिनेटली हमारा ऊपर जाएगा। यहां पर T2 है, यहां पर M2G है और यहां का एक्सीलरेशन है A। ठीक है, एंड लास्ट जो हमारा स्ट्रिंग है, सॉरी पुली है, ये वाले पुली के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर लग रहा है T2, यहां पे लग रहा है T1 और ऑब्वियसली बात है यहां पर हिंज पे कोई एक अननोन फोर्स है, पुली मूव नहीं कर रहा है तो ये फोर्स जो होगा वो डेफिनेटली मेरा T1 और T2 के साथ इक्वल होगा, T1 प्लस T2 होने वाला है। एंड इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है मान लो अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? टोटल 4, T1 T2 A अल्फा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन कितनी चाहिए होगी? लेट्स सी, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? T1 माइनस M1G दैट इज इक्वल्स टू M1A। अगला इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? M2G माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू M2A। एंड इसका टॉर्क, ठीक है, इसका रेडियस R है तो T2 का पॉजिटिव टॉर्क कितना होगा? T2R। ठीक है, और इसका नेगेटिव और क्या होगा? T1R दैट इज इक्वल्स टू I अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। एंड द लास्ट रिलेशन विल बी अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। ध्यान देना, क्योंकि धागा हमारा टूट नहीं सकता है तो धागा का कोई भी 2 पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये हमारा पुली के साथ कांटेक्ट में है
तो पुली अगर अल्फा से गोल घूम रहा है तो इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू अल्फा आर, और ये वाले पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए, और ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज जो धागा है वो हमारा टूट जाएगा। सो अल्फा आर मस्ट बी इक्वल्स टू ए। So we have basically 4 variables and we have 4 equations. तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से। Let's see. कैसे करेंगे? देखो T2 माइनस T1 इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I into alpha by R, but alpha equals to A by R. तो मैं ये लिख सकता हूं I by R square into A. Now इसका इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? T1 minus M1G that is equals to M1A. T1 minus M1G that must be equals to M1A. और दूसरा ये क्या लिख सकता हूं? M2G minus T2 that must be equals to M2A, right? तो अब अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो T2 gone, T1 gone, तो M2 minus M1 into G will be equals to A into M1 plus M2 plus I by R square. तो एक्सीलरेशन A जो आएगा मेरे पास, that A will come out to be M2 minus M1 into G divided by M1 plus M2 plus I by R square. This will be the acceleration of both the blocks. This will be the acceleration of both the blocks. So the first part is done. जो यहां पर हमारा इनिशियल जब रिलीज करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा एक्सीलरेशन, अब वो आया है, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से M2 हमारा नीचे जाएगा और M1 जो है वो हमारा ऊपर आएगा। सो अगर मैं वेलोसिटी लिखने जाऊंगा h हाइट से नीचे आ जाने पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू h। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगा v दैट इज अंडर रूट 2 times M2 minus M1 into G into H, M1 plus M2 plus I by R square. So that will be the velocity of the blocks. Obviously M2 का डाउनवर्ड, M2 के लिए ये डाउनवर्ड होगा और M1 के लिए वही चीज हमारा अपवर्ड होगा। अच्छा, अगर हमें एक्सीलरेशन नहीं पूछता, क्या वेलोसिटी निकालने का और कोई तरीका है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड string is static friction, ठीक है? नेट वर्क डन इसका 0 होगा, ठीक है? समझ में आया? सो mechanical energy will be
कंजर्व्ड। तो इनिशियल सिनेरियो से जब मैं फाइनल सिनेरियो पे आऊंगा, इनिशियल सिनेरियो से जब मैं फाइनल सिनेरियो पे आऊंगा, तो फाइनल सिनेरियो पे हमें क्या दिखेगा? ये हमारा पुली है, जिस पुली का खुद के पास एक ओमेगा डेवलप होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये M1 वाला ब्लॉक ऊपर आ जाएगा और M2 वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा। M1 वाला ब्लॉक बाय एन हाइट ऑफ h ऊपर आएगा और M2 वाला ब्लॉक बाय एन हाइट ऑफ h हमारा नीचे जाने वाला है। और इस टाइम पे M2 का जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा v, वही M1 का अपवर्ड वेलोसिटी होगा, अदरवाइज हमारा धागा जो है वो टूट जाएंगे। और ये वाले डिस्क के कारण ये वाला पॉइंट पे जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी होगा, दैट विल बी ओमेगा r, एंड v मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा r, अदरवाइज हमारा स्ट्रिंग जो है वो डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, देखो स्लिप नहीं कर रहा है तो जो वहां पे उस पॉइंट पे पुली का वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली वहां पर स्ट्रिंग का भी वेलोसिटी होने वाला है। स्लिप होने का मतलब है दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होना या रिलेटिव एक्सीलरेशन होना, वो तो यहां पर हो ही नहीं सकता है। तो v जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा r। ओके, सो अगर मैं अब यहां पे देखूं, ये इनिशियल रेफरेंस लेवल है, तो हमारा टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? M2 माइनस M1 इंटू GH, क्योंकि M2 का लॉस होगा और M1 का गेन होगा, दैट इज द इफेक्टिव लॉस, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। कितना आएगा? M2 माइनस M1 इंटू GH, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ M1 V स्क्वायर प्लस हाफ M2 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी M1 और M2 का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो हमारा डिस्क है, जो मतलब बेसिकली पुली है हमारा, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू M2 माइनस M1 इंटू GH। सो ओमेगा क्या लिख सकता हूं? V बाई R, तो उसको मैं V स्क्वायर बाई R स्क्वायर लिख दिया। तो V स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो दैट विल V स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 M2 माइनस M1 इंटू GH। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा V, that is equals to under root 2 times M2 minus M1 GH by M1 plus M2 plus I by R square. That is the total velocity. हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड एक्सिस के रिगार्डिंग ये हमारा पहला एग्जांपल है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगला एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस, यहां पर हमारा हिंज किया हुआ है। रॉड का जो हमारा मास है वो है m, लेंथ जो है वो हमारा l है,
ये रॉड इनिशियली हॉराइजेंटल रखा हुआ है, यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है। सो फाइंड अल्फा ऑफ रॉड एंड hinge force just after the release. Just after the release, जो हमारा रॉड का अल्फा होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, और जो हमारा हिंज फोर्स होगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर द रिलीज, वो हमें निकालनी है। ओके, सो यहां पर सेंटर ऑफ मास, यहां से एक mg लग रहा होगा, और यहां पर मैंने मान लिया कोई भी अपवर्ड हिंज फोर्स है F, यहां पर कोई एक अपवर्ड हिंज फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू F। अच्छा, ऑब्वियसली यहां पे हॉराइजेंटल फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिस्टम को मैंने रेस्ट से रिलीज किया हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है रॉड का, जिस कारण पे यहां पर हॉराइजेंटल फोर्स होने का कोई संभावना है ही नहीं। रॉड एट दिस इंस्टेंट विल प्रेस द हिंज ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हिंज फोर्स जो भी होगा दैट विल बी ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड विल बी इक्वल्स टू F। और ये लगने के कारण दो घटनाएं हुई, एक जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन मान लो है A, और इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है दैट इज मान लो अल्फा, हिंज के अबाउट। एनालिसिस किस पॉइंट के अबाउट करूंगा? हमेशा अबाउट हिंज। रीजन, मेन रीजन क्या है, ध्यान देना, ठीक है। हिंज जो है उस पॉइंट का एक्सीलरेशन 0 है, हिंज जो है वो एक्सीलरेशन हमारा 0 है, तो वो वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर हमारा 0 है तो इन दैट केस, ठीक है, एक तो ये वाला फ्रेम जो है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है, पहला फायदा। हाँ खैर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क एनालिसिस में कर सकता हूं, सोचो क्यों, ठीक है, मैं आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट हिंज का मेन फायदा है, एक तो वो पॉइंट स्टेशनरी है, और दूसरा वो हमारा इनर्शियल फ्रेम भी है, और टॉर्क इक्वेशन पे ये वाला जो अननोन फोर्स है वो हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। सो अब मेन फंडा क्या है, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका लिखूं फोर्स इक्वेशन तो मेरे पास क्या आएगा, mg माइनस a दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से जानते हैं, mg माइनस f मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। दूसरा जो मैं लिख सकता हूं वो क्या है, टॉर्क इक्वेशन। इसके अबाउट टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स एक ही है, और ये लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, तो mg का टॉर्क जो है वो है mg इंटू L/2। नाउ दैट इज इक्वल्स टू I अल्फा, I जो है वो है 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। एंड लास्ट, अल्फा और ए के बीच का रिलेशन, ध्यान दो इस पे, ये वाला पॉइंट हमारा 0 एक्सीलरेशन पे है, तो यहां पर जो है ये वाला जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, ठीक है, तो बार करके देख लो, वो वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर ए है तो ऑब्वियस सी बात है ए जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू L/2। दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, A must be equals to alpha into L/2, right? अच्छा, so let's see,
इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एम एम गॉन, एल एल गॉन, तो अल्फा जो आ जाएगा मेरे पास वो तो डायरेक्टली आ गया 3g/12। मेरा जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3g/12, राइट। तो ये अगर हमारा अल्फा है, पहला पार्ट तो आंसर का आ ही गया है, तो ए जो होगा दैट विल बी अल्फा इंटू l/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3g/4। ठीक है। सो ये वाले को यहां पर अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, mg माइनस एफ m इंटू ए, तो f जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg/4। जो हमारा फोर्स लग रहा है हिंज में वो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन पे ही लगने वाला है, और f का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg/4। मेरे ख्याल से हमें ये चीज समझ में आ चुका होगा, राइट। यहां पे हमारा ये चीज समझ में आ चुका होगा। एंड यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान देना, अगर मान लो कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो फ्रीली अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसका एक्सीलरेशन एग्जैक्टली जी होगा, ठीक है, राइट। बट यहां पर जो है, यहां पर हमारा इंडिविजुअल पॉइंट्स का जो एक्सीलरेशन है वो हमारा वेरी करेगा, क्योंकि अल्फा अगर फिक्स है तो एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x from the hinge, तो कोई भी पॉइंट का जो जनरल एक्सीलरेशन होगा a, दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा x, ठीक है। अच्छा, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं रॉड को ड्रॉ करूं, तो मैं अगर हर पॉइंट का एक्सीलरेशन को ड्रॉ करूं, तो ये वाला पॉइंट का 0 होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट का 0 होगा, और x जब l होगा तो ये वाला पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा वो ध्यान देना 3g/2 होगा। यानी रॉड के अंदर ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका एक्सीलरेशन हमारा g से ज्यादा होने वाला है, उस पॉइंट का एक्सीलरेशन है 3g/2। ये हमारा एक्सीलरेशन ग्रेडियंट है। स्पेशल पॉइंट्स का अगर हम देख ले, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है 3g/4, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये है हमारा 3g/4। ऑब्वियसली 0 और 3g/2 का एवरेज होना चाहिए था क्योंकि लीनियर रिलेशन है। और ये आ सकता है, जो ये बताओ कहां पर जाके एक्सीलरेशन हमारा g के इक्वल होगा। तो अल्फा इंटू एक्स को g के साथ इक्वेट करते हुए हम साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर हमारा एक्सीलरेशन आएगा g, इसका जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12/3। हमारा हिंज पॉइंट से 12/3 डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट का एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा g के इक्वल होगा, और पूरा रॉड में हर पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है वो 0 से 3g/2 तक हमारा वेरी करता रहेगा। And that will lead us to a very interesting question. Let's see the next question. Okay.